नमस्कार और स्वागत है। अगर WBS CDL जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तैयारी चल रही है तो समझिए ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। चलिए बिना देर किए सीधे 50 सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रिकल सवालों की एक पावर पैक्ड रिवीजन शुरू करते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सारे के सारे सवाल सीधे पिछले सालों के ऑफिशियल पेपर से उठाए गए हैं। मतलब हम ठीक उसी पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं जो असल परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो तैयारी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो फिर इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं। देखते हैं कि इन 50 सवालों में से कितने के जवाब एकदम सही सही पता है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो चैलेंज का पहला राउंड शुरुआत करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल से। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नींव होते हैं। देखते हैं ये नींव कितनी मजबूत है। तो ये रहे पहले 6 सवाल। पहला, किरचॉफ्स करंट लॉ ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है? थोड़ा सोचिए। दूसरा, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? और अगर एक RL सीरीज सर्किट है तो उसमें करंट वोल्टेज से लीड करेगा या लैग करेगा? चौथा, एक साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? RMS वैल्यू का असल मतलब क्या है? और आखिर में एडमिटेंस क्या चीज है? सोचिए इनके जवाब क्या होंगे। चलिए जवाब मिलाते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। मतलब जितना चार्ज एक पॉइंट पर आएगा उतना ही वहां से जाएगा। सिंपल। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, यानी आगे चलता है। और एडमिटेंस वो इम्पीडेंस का ठीक उल्टा है, जो बताता है कि करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सेट पर चलते हैं। भारत में पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फेरांटी इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? कोरोना डिस्चार्ज कब बढ़ जाता है? इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त क्या है? और स्किन इफेक्ट किस चीज के साथ बढ़ता है? ये बहुत ही आम सवाल हैं, सोचिए जरा। और ये रहे जवाब। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। फेरांटी इफेक्ट लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में होता है, जहां लाइन के आखिर में वोल्टेज शुरुआत से भी ज्यादा हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी का गोल्डन रूल, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तब होता है जब लोड के साथ बदलने वाले कॉपर लॉस हमेशा होने वाले फिक्स्ड आयरन लॉस के बराबर हो जाएं। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, हार्डवेयर के अंदर। यहाँ हम ट्रांसफॉर्मर और मशीनों जैसे कोर इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर फोकस करेंगे। ये टॉपिक परीक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, तो ध्यान से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पर 5 सवाल। पहला, नो लोड करंट में क्या क्या शामिल होता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल की ताकत जांचने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्रांसफॉर्मर से जो एक हमिंग की आवाज आती है उसका कारण क्या है? बुकहोल्स रिले का काम क्या है? और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस यूनिट में होती है? चलिए देखते हैं। तो ये याद रखना है कि नो लोड करंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए और दूसरा कोर लॉस के लिए। तेल की मजबूती BDV टेस्ट से जांची जाती है, और वो जो हमिंग की आवाज है ना, वो कोर के मैग्नेटिक फील्ड में हल्के से सिकुड़ने और फैलने से होती है, जिसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर पर कुछ और सवाल। टैप चेंजर कहाँ लगाया जाता है? कौन सा लॉस नो लोड पर भी होता है? अच्छा, अगर ट्रांसफॉर्मर को DC सप्लाई दे दे तो क्या होगा? कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है? और वेक्टर ग्रुप DY11 का क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये रहे इनके जवाब। टैप चेंजर को हमेशा हाई वोल्टेज साइड पर लगाते हैं क्योंकि वहाँ करंट कम होता है, जिससे स्पार्किंग का खतरा भी कम हो जाता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, ट्रांसफॉर्मर को कभी भी भूल कर भी DC से मत जोड़ना। DC में फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाएगा और वाइंडिंग एक शॉर्ट सर्किट की तरह जल जाएगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला, सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर है 120 गुणा फ्रीक्वेंसी को पोल्स की संख्या से भाग देने पर। यह फॉर्मूला मशीनों से जुड़े कई सवालों को हल करने में मदद करता है, इसे एकदम याद कर लीजिए। चलिए अब मशीनों की बात करते हैं। जब इंडक्शन मोटर एकदम रुकी हुई हो तो उसकी स्लिप कितनी होती है? DC शंट मोटर की स्पीड की क्या खासियत है? कम्यूटेशन को कैसे बेहतर बनाया जाता है? इंडक्शन मोटर्स में क्रॉलिंग का क्या कारण है? और DC मोटर में स्टार्टर लगाना इतना जरूरी क्यों है? ये क्लासिक सवाल हैं। तो जवाब है स्टैंड स्टिल पर, यानी जब मोटर रुकी हो तो स्लिप 1 होती है। DC शंट मोटर अपनी लगभग कांस्टेंट स्पीड के लिए जानी जाती है,
और डीसी मोटर में स्टार्टर तो जैसे लाइफ सेवर है, क्योंकि शुरुआत में बैक ईएमएफ नहीं होता और आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। बिना स्टार्टर के इतना ज्यादा करंट बहेगा कि वाइंडिंग जल जाएगी। मशीनों पर अंतिम कुछ सवाल। इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ऑल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, स्टेटर या रोटर पर? और सिंक्रोनस मोटर किस स्पीड पर चलती है? तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क सीधे सीधे स्लिप पर डिपेंड करता है। फील्ड वाइंडिंग जो मेन मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो ऑल्टरनेटर के रोटर पर होती है। और सिंक्रोनस मोटर का तो नाम ही सब कुछ बता देता है। ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर ही लॉक होकर चलती है, मतलब इसकी स्लिप हमेशा 0 होती है। बहुत अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और अंतिम सेक्शन पर, पावर ग्रिड को समझना। इसमें हम पावर सिस्टम, उसकी प्रोटेक्शन और मेजरमेंट से जुड़े सवाल देखेंगे। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलिए पावर सिस्टम के इन सवालों को देखते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ लगाते हैं? करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी की सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट क्यों रखते हैं? अगर ऑल्टरनेटर का एक्साइटेशन फेल हो जाए तो क्या होगा? सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का इस्तेमाल क्यों होता है? ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस किस पर निर्भर करता है? और सिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं? और इन जवाबों से पता चलता है कि पावर सिस्टम में सेफ्टी फर्स्ट आती है। लाइटनिंग अरेस्टर को हमेशा उस उपकरण के ठीक पास लगाया जाता है जिसे बचाना है, और सीटी की सेकेंडरी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उसमें इतना खतरनाक वोल्टेज बन सकता है कि वो फट भी सकता है। यहाँ कुछ और ज़रूरी वैल्यूज़ और फॉर्मूले हैं। याद रखिए, एक अच्छे सबस्टेशन का अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए, और लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर जैसे पैरामीटर हमें बताते हैं कि पावर सिस्टम का इस्तेमाल कितनी कुशलता से हो रहा है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करती है। PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ DC माप सकते हैं, जबकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स AC और DC दोनों को माप सकते हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और अब हमारे रैपिड फायर चैलेंज के अंतिम सवाल। मेगर का इस्तेमाल क्या नापने के लिए होता है? CT रेशो 200/5 का क्या मतलब है? अर्थ टेस्टर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पोटेंशियोमीटर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मापता है? और आखिर में हमारे घरों में लगा एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मेगर का इस्तेमाल हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए होता है, जैसे केबल्स और वाइंडिंग्स का। पोटेंशियोमीटर की खासियत यह है कि ये EMF को बिना कोई करंट लिए मापता है, जिससे रीडिंग एकदम सटीक आती है। और हमारे घरों का एनर्जी मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर घूमता है और हमारी बिजली की खपत को रिकॉर्ड करता है। बहुत बढ़िया, ये रैपिड फायर चैलेंज पूरा हो गया है। अब चलिए इन सवालों से मिली सीख को सफलता के मूल मंत्र में बदलते हैं, जो तैयारी में बहुत मदद करेंगे। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? अपने बेसिक्स को पत्थर की तरह मजबूत करें। सिर्फ रटना नहीं, हर चीज के पीछे का क्यों समझना है। पुराने पेपर्स को बार बार हल करें और सबसे जरूरी, फॉर्मूलों को अपने उंगलियों पर रखें। यही जीत तय करेगा। और अंत में बस ये याद रखिए, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट सीखें, उसे मजबूत करें और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लगातार कोशिश ही सफलता की कुंजी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला निशाना क्या है? वो कौन सा वीक स्पॉट है जिसे अब अपनी स्ट्रेंथ बनाना है? बस इसी तरह अपनी तैयारी को एक एक कदम आगे बढ़ाते चलिए। शुभकामनाएं।